सब्सक्राइब कीजिए एजुकेशन प्लेनेट यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन और टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है एजुकेशन प्लेनेट नौहर चैनल पर। और आज हम कक्षा 5 का पर्यावरण विषय में पाठ 6 बीज बना पौधा, इस पाठ को हम पढ़ेंगे। आपने पिछली कक्षाओं में पेड़ पौधों के बारे में समझा था, ये हमारे बहुत काम आते हैं। और पेड़ पौधों के अलग अलग भागों को भोजन के रूप में उपयोग लिया जाता है। अब आपके पूर्व ज्ञान को एक बार जांच लेते हैं। और नीचे एक तालिका दी गई है, उस तालिका में कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि पौधों का वह कौन सा भाग है जिसे हम खाते हैं। देखिए, थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले है चावल। ये आपको सोचना है और उसके बारे में बताना है। तो चावल का जो भाग हम खाने के लिए भोजन के रूप में काम में लेते हैं वो है बीज। और किसी भी पौधे के जो अलग अलग भाग होते हैं वो बीज, फल, तना, पत्ती, जड़, ये उसके अलग अलग भाग हैं। तो चावल का हम बीज काम में लेते हैं। दूसरा है सेब। सेब का हम फल काम में लेते हैं। कुछ इसके सामने लिख देते हैं, कुछ उसके आगे लिख देंगे। सेब का फल काम में लेते हैं। चावल का बीज और सेब का फल। उसके बाद में है गाजर। गाजर पौधे की जड़ होती है, तो गाजर का जो भाग काम में लेते हैं वो है जड़। इसके बाद में है बाजरा। बाजरे का भी हम बीज काम में लेते हैं। और तो हम ऐसे कर देते हैं, चावल के आगे ये निशान लगा देते हैं बीज का, और बाजरे के आगे भी बीज का निशान लगा देते हैं। तो ये चावल और बाजरा दोनों का बीज काम में लेते हैं। सेब का फल हो गया, गाजर का हो गया है जड़, तो गाजर के आगे हम जड़ लगा देते हैं और सेब के आगे हम फल लिख देते हैं। और इसके बाद में मूली। मूली की भी हम जड़ ही काम में लेते हैं। मूली का जो भाग खाने में काम आता है वो जड़ होता है। और फिर है प्याज। प्याज का भी जो खाने का भाग है वो जड़ काम में आता है। तो देखिए, इसमें चावल और बाजरा, उनका तो जो पौधे का भाग खाने के काम में लेते हैं वो होता है बीज। सेब का होता है फल। और गाजर, मूली, प्याज, उसका जो भाग खाने के काम में आता है वह होता है जड़। तो चलिए अब आगे बढ़ाते हैं पाठ को। नए पौधे का बनना। नया पौधा कैसे बनता है इसके बारे में थोड़ी सी इसमें साथ में चर्चा है। मोनू कह रही है, गुड्डी देखो, नीम के पेड़ के नीचे पे तुलसी के गमले में नए नए छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं। आपने देखा होगा, तुलसी के गमले में आपने एक तुलसी का पौधा लगाया है और उसके बाद में उस गमले में छोटे छोटे तुलसी के कुछ पौधे अपने आप उग जाते हैं। और ऐसे ही पेड़ों के नीचे उसी पेड़ के छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं। गुड्डी, हाँ भैया, बहुत सारे पौधे हैं। भैया ये पौधे कहाँ से आए, इनको यहाँ कौन लाया? मोनू कहता है, गुड्डी ये पौधे तो बारिश में अपने आप उग जाते हैं। गुड्डी, भैया एक पौधा मैंने उखाड़ा है, देखो इसमें क्या दिखाई दे रहा है। मोनू कहता है, गुड्डी ये चने का पौधा है, इसमें नीचे चने से जड़ निकलती हुई दिखाई दे रही है, इसी से पौधा बनता है, इसे वापस ज़मीन में लगा दीजिए। देखिए, ये चित्र, इसको थोड़ा सा हम बड़ा करते हैं। इसमें ये चने का अंकुरण दिखाया हुआ है। ये यहाँ जो भाग है वो इसका सबसे पहला भाग है। ये जो भाग है वो नंबर 1 है। सबसे पहले बीज, चने के बीज के अंदर से इस प्रकार का एक अंकुरण होता है। और फिर ये 2 नंबर की स्थिति है, बी भाग है, जिसमें ये ऊपर से भी इसका तना बढ़ता है और नीचे इसकी जड़ बढ़ रही है, ये बड़ा हो रहा है। और फिर ये सी भाग है, इसमें फिर जड़ और लंबी हो गई है और तना भी लंबा हो गया। और जो डी पार्ट है, इसमें फिर देखिए आप, जड़ और गहरी हो गई और तना भी लंबा हो गया। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो बीज है उसमें से अंकुरण होता है और पौधे का विकास होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें शब्द आ गया बीज का अंकुरण। बछ बारस या वत्स द्वादशी त्योहार पर गुड्डी की माँ ने मूंग, मोठ व चने भिगोकर उन्हें एक सूती कपड़े में बांध दिया। दूसरे दिन सुबह होने पर पूजा के लिए मूंग, मोठ, चने के दानों को निकाला गया तो गुड्डी ने माँ से पूछा,
माँ, मूंग के अंदर से यह सफ़ेद सफ़ेद धागे जैसा क्या निकला है? माँ ने बताया, बेटा ये जड़ है, बाद में मूंग का पौधा बनेगा और ये जो धागा सा निकलता है इसको अंकुरण कहते हैं। अब देखिए, आप एक कटोरी लीजिए, आपके लिए एक प्रयोग है, और उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने लीजिए। दूसरी कटोरी में, पहली कटोरी में आपने क्या लिया? मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने, और इस कटोरी को पानी से भर दिया। दूसरी कटोरी में गीला कपड़ा रखकर उसमें मूंग, चना, मोठ के कुछ दाने डाले और दानों को गीले कपड़े से ढक दिया। और तीसरी कटोरी में केवल मूंग, चना, मोठ के दाने डालेंगे। प्रतिदिन इन कटोरियों में अंकुरण की स्थिति को अपनी कॉपी में आप लिखोगे। देखिए इसमें क्या होता है, ये आप इसको नोट ही कर लेना। मैं इसमें जो क्या आएगा उसको मैं बोल दूंगा। देखिए, अब 3 कटोरी होगी। पहले कटोरी में मूंग, चना, मोठ डाला हुआ है और पानी भरा हुआ है। दूसरी कटोरी में मूंग, चना, मोठ और गीले कपड़े से उसको ढका हुआ है। और तीसरी कटोरी में केवल मूंग, चना, मोठ के दाने डाले हुए हैं, पानी नहीं है और नहीं गीला कपड़ा है। अब क्या होगा? पहले दिन जो कटोरी नंबर 1 है उसमें क्या होगा? प्रथम दिन परिवर्तन कम होता है, और जो इसमें प्रथम और द्वितीय और तृतीय दिन इसमें जो परिवर्तन होगा वो प्रथम दिन, ये जो कटोरी नंबर 1 है उसमें परिवर्तन कम होगा चने में, और दूसरे दिन कम फूले हुए चने दिखाई देंगे। तीसरे दिन चने का ऊपरी आवरण फट जाएगा और चौथे दिन उसमें अंकुरण दिखाई देने लगेंगे। और इसी प्रकार से जो मूंग है उस मूंग में पहले दिन कम फूले हुए होंगे और कुछ का ऊपरी आवरण फट जाएगा और कुछ में अंकुरण दिखाई देने लग जाएगा तीसरे दिन, और चौथे दिन मूलांकर और परांकुर उस दोनों में दिखाई देने लग जाएंगे। और मोठ भी इसी प्रकार से कम फूले हुए होंगे, और जिस प्रकार का मूंग में हुआ है उसी प्रकार का चौथे दिन तक इसमें परिवर्तन होगा। और चावल में पहले दिन बहुत कम परिवर्तन होगा, दूसरे दिन कम फूले हुए परिवर्तन होंगे, तीसरे दिन अंकुर दिखाई देने लगेंगे और चौथे दिन भी उसका अंकुर ही दिखाई देगा। अब जो तीनों कटोरियां हैं उसमें हम बात करते हैं किस कटोरी में अंकुरण ज़्यादा हुआ, किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरण प्रारंभ हुआ और अंकुरण के दानों को गीले कपड़े में क्यों बांधा गया, और किस कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ और घर में रखे अनाज के दानों में अंकुरण क्यों नहीं होता है। तो किस कटोरी में सबसे पहले दिन अंकुरण हुआ? तो कटोरी नंबर जो 2 थी जिसमें गीला कपड़ा में बीज लपेट के रखे हुए थे उसमें अंकुरण पहले दिन ही प्रारंभ हो गया। और अंकुरण के लिए किस कटोरी में पहले दिन से अंकुरण प्रारंभ हुआ? कटोरी नंबर 2 में। और किस कटोरी में अंकुरण ज़्यादा हुआ और क्यों हुआ? तो कटोरी नंबर जो 2 है उसमें अंकुरण ज़्यादा हुआ। और तीसरा है, अंकुरण के लिए दानों को गीले कपड़े से क्यों बांधा गया? गीले कपड़े में बांधने से क्या होता है कि दानों को अंकुरित होने के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है, नमी मिल जाती है, कुछ गर्मी मिल जाती है, इसके कारण से अंकुरण ज़्यादा होता है। और किस कटोरी में अंकुरण नहीं हुआ? कटोरी नंबर 3 में नहीं हुआ, क्योंकि न तो वहाँ पे हमने पानी डाला तो नमी नहीं थी, और नमी और गर्मी नहीं मिलती तो फिर अंकुरण नहीं होता। फिर अगला है, घर में रखे हुए जो अनाज के दाने हैं उनमें अंकुरण क्यों नहीं होता? क्योंकि घर में जो हम अनाज के दाने रखते हैं उनको हम नमी नहीं प्रदान करते, इसलिए उसमें अंकुरण नहीं होता। यदि उसी अनाज को पानी से हम भिगो देंगे तो उसमें अंकुरण हो जाएगा। यानी अंकुरण के लिए नमी बिल्कुल आवश्यक है। नमी यदि नहीं है, गीला यदि पानी से बीज नहीं होगा तो उसमें अंकुरण नहीं हो सकता है। चलिए अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं। ये आपको अंकुरित चने का चित्र दिखाई देगा। आप इस प्रकार से चने को यदि पानी में भिगोकर और फिर एक दिन भिगो दीजिए और दूसरे दिन उसे कपड़े में बांध के आप रख दीजिए, तो तीसरे दिन उसमें इस प्रकार के
अंकुरण हो जाता है। और ऐसा अंकुरित चना होता है बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है। आप ऐसा ताकतवर बनने के लिए ऐसा अंकुरित चना आप खाते हैं तो आप में बहुत ज़्यादा ताकत आएगी और बहुत पौष्टिक होता है। आप बीमार भी कम पड़ोगे और इसलिए जहाँ तक संभव हो सकता है इस प्रकार के जो अंकुरित अनाज है वो आपको खाने चाहिए। अब नवरात्रि के स्थापना के दिन आपने आसपास के मंदिरों व देवरों में ज्वारा उगाते हुए देखा होगा। गेहूं को मिट्टी में दबाते हैं, उसके बाद में जो हरे हरे उसमें से निकलते हैं उसको ज्वारा कहा जाता है। आप सभी मिलकर अलग अलग बीजों को पारदर्शक पात्र में मिट्टी में डालें और उनमें होने वाले परिवर्तन को आप देखें। अंकुरण प्रक्रिया के दौरान होने वाले परिवर्तनों का अवलोकन करके इस पर आप चर्चा कीजिए। चना, मूंग, मोठ, चावल, इसकी हमने पहले बात की थी कि किस किस प्रकार से पहला, दूसरे, तीसरे, चौथे दिन उनमें अंकुरण होता है और उसकी हमने पूरी अभी हमने इसके बारे में बातचीत की है। अगला है बिना बीज के उगते पौधे। आपने घर में रखे आलू से बरसात के दिनों में अंकुर निकलते हुए देखा होगा। कई बार बिना बरसात के भी उसमें आलू में से अंकुरण निकलता हुआ दिखाई देता है। यदि इस आलू को आप गमले में रखी मिट्टी में दबा दें तो आलू का पौधा उसे बन जाएगा। इस प्रकार से जो पत्थर चट्टे का पौधा होता है उसकी पत्ती को भी मिट्टी में दबाने पर नया पौधा बन जाता है। अब देखिए, अंकुरण के दौरान मूलांकुर व प्रांकुर का निकलना। इस अवस्था में अंकुरित बीज द्वारा अपने अंदर संग्रहित भोजन का उपयोग अंकुरण के लिए आवश्यक परिस्थितियां और बीजों के अंकुरण में लगने वाला अलग अलग समय, ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब आप देखिए, ये आपको पहले चित्र में आपको आलू दिखाई दे रहा है। ऐसे घर में यदि आलू आपने बाहर छोड़ दिया कुछ नमी में और वो 5-6 दिन पड़ा रहता है तो उसमें इस प्रकार की रचना उसमें से निकलने लग जाती है। इसी प्रकार से ये पत्थर चट्टा है, ये पत्थर चट्टे का पौधा होता है और उसकी पत्ती है, तो उसमें से भी इस प्रकार से ये जो अंकुरण है वो उसमें से हो जाता है। तो आलू और पत्थर चट्टे का जो पौधा है वो इस प्रकार से बनता है। अब आप अपने आसपास के वातावरण में पाए जाने वाले पौधों को देखकर चर्चा करें कि कौन कौन से पौधे से बीज बिना के ही वो उग जाते हैं, यानी बिना बीज के कौन कौन से पौधे उगते हैं और ये पौधे के किस भाग से उगते हैं। अब हरका ने पुदीना की जड़ सहित टहनी अपने आंगन की गीली मिट्टी में दबा दी। उसने देखा कुछ दिनों के बाद ही बहुत सारा पुदीना उग गया। ऐसे ही मीना के घर पर मनी प्लांट का पौधा पानी की बोतल में लगा हुआ था। यह देखकर हरका ने पूछा, यह कैसे उगाया। मीना ने बताया कि कलिका युक्त टहनी को पानी की बोतल या गमले में मिट्टी में लगाने पर यह पौधा बन जाता है। अब हम जानते हैं कि पौधे के किस भाग से नया पौधा बनता है। तो देखिए, आलू के तने से नया पौधा बनता है, ऐसे मनी प्लांट के तने से बन जाता है, पुदीने की जड़ से बनता है, गुलाब के तने से बनता है, चमेली के तने से बन जाता है और पत्थर चट्टे की पत्ती से नया पौधा बन जाता है। अब इसमें ये दो इसमें आगे छोटे से प्रश्न आ रहे हैं। कलम कैसे लगाते हैं और ऐसे पौधे का नाम बताइए जिसको पत्ती के द्वारा उगाया जाता है। तो पौधे का नाम जिसको पत्ती के द्वारा उगाया जाता है, अभी हमने बात की थी पत्थर चट्टा। पत्थर चट्टे को हम पत्ती के द्वारा उगाते हैं। और कलम कैसे लगाते हैं इसकी हम बात करते हैं। कलम लगाने के लिए 2 पौधे लिए जाते हैं। इनमें से एक के तने को कलम के आकार में काट लिया जाता है। कलम यानी एक पेन जो होता है कलम, उस आकार में काट लेते हैं और फिर इसी प्रकार दूसरे के तने को भी उसी प्रकार से काटा जाता है। इसके बाद पहले पौधे के जड़ भाग तथा दूसरे के ऊपरी भाग को ठीक प्रकार से जोड़कर गोबर या कंपोस्ट खाद लगाकर धागे से बांध दिया जाता है और इस प्रकार कलम में जड़ और ऊपरी भाग अलग अलग पौधे के हो जाते हैं। और ऐसे पौधे का नाम जिसको पत्ती के द्वारा उगाया जाता है हमने बात कर ली इसकी, पत्थर चट्टा। और इसके बाद में फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। मीरा ने मंदिर की दीवार पर पीपल का पौधा देखा। ऐसे आपने बहुत सी दीवारें देखी जिसमें पीपल के पौधे उगे हुए हैं। तो वह सोचने लगी कि यह पौधा किसने लगाया होगा। तो मीरा ने अपने पिताजी से पूछा। पिताजी ने बताया, चिड़िया कबूतर द्वारा इनके बीज यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ऐसे ही बीज तेज हवा, पानी में बहकर, पक्षियों की चोंच में चिपक कर, जानवरों के शरीर से चिपक कर
यहाँ से वहाँ चले जाते हैं। इसको बीजों का फैलना या परकीर्णन कहते हैं। यानी बीज किसी भी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच जाता है तो इसको परकीर्णन कहते हैं। अब देखिए, आपने ज़मीन के अलावा और कहाँ कहाँ आपने पौधे उगे हुए देखे हैं? तो आपने ज़मीन के अलावा गमले में, दीवार पर, छत के ऊपर यदि कोई पानी की टंकी रखी हुई है प्लास्टिक की तो उसके नीचे भी कई बार पौधे उग जाते हैं। तो ये ज़मीन के अलावा आप इन स्थानों पे पौधे उगे देख सकते हैं। अगला है विदेशों से आए पौधे। व्यापार के लिए अनेक व्यक्ति अपने देश से दूसरे देशों की यात्रा करते हैं और यात्रा के दौरान अनेक पौधों व जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। अब नीचे दिए पौधे विदेशों से हमारे देश में आए। लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बसने से ये भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। अब नीचे दी गई तालिका में आप देखिए और जानिए कि कौन कहाँ से आया। देखिए, चाय हमारे देश में चीन से आई, कॉफ़ी अफ्रीका से, भिंडी जो स्वादिष्ट भिंडी की आप सब्जी खाते हैं सबसे पहले वो भिंडी अफ्रीका से हमारे देश में आई थी। ऐसे ही गोभी और मटर दोनों ही सर्दियों में पर्याप्त रूप से आती है और एक स्वादिष्ट सब्जी उनकी बनती है आलू के साथ में मिला के। तो गोभी और मटर ये दोनों जो पौधे हैं वो यूरोप से हमारे देश में आए थे। अब देखिए, ये संसार का एक मानचित्र है और इस मानचित्र में आप नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने बात की ना कि चीन से चाय आई, यूरोप से गोभी मटर आई, अफ्रीका से कॉफ़ी आई, भिंडी आई, तो ये आप इस मानचित्र में भर के अपना अभ्यास कर सकते हैं। और ऐसा ये तो मानचित्र बिना उसके है, बिना पैमाने का है। आप बाज़ार से एक दूसरा मानचित्र ले सकते हैं खाली संसार का, और उसमें भी आप इस प्रकार से भर के और इसका अभ्यास कर सकते हैं। भारत में रहने वाले अंग्रेज़ों ने दक्षिणी अमेरिका से लेंटाना का पौधा लाकर कलकत्ता शहर के एक बगीचे में लगाया और एक अंग्रेज़ अधिकारी ने ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस के पौधों को तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में लाकर लगाया, इसलिए इसे नीलगिरी भी कहते हैं। भारत द्वारा अमेरिका से मंगवाए गए गेहूं के साथ गाजर घास के बीज आ गए और अनावश्यक रूप से पूरे भारत में ये फैल गए। अब आगे देखिए, आपको अपनी कॉपी में एक विश्व मानचित्र लगाना है और उसमें विभिन्न महाद्वीप अंकित करने हैं और साथ में यह भी लिखना है कि किस महाद्वीप से कौन सी खाद्य सामग्री एवं पौधे हमारे देश में लाए गए। अब देखिए, ये यूकेलिप्टस का पौधा है और ये लेंटाना का कितना सुंदर फूल इसमें लगा हुआ है, और ये गाजर घास है। ये विभिन्न प्रकार के विदेशी पौधे हैं जो किसी कारण से हमारे देश में आए और फिर फैल गए। अब देखिए, अपने आसपास इनमें से कौन कौन से विदेशी पौधे आप देखते हैं। तो इनमें से जो विदेशी पौधे आप अपने आसपास देखते हैं उसमें यूकेलिप्टस है, गोभी है, गाजर घास है, भिंडी है, मटर है, लेंटाना, तो ये पौधे आपको आसपास दिखाई दे जाते हैं। फिर अगला है पौधों और बीजों की यात्रा और कहानियाँ अपने विद्यालय के पुस्तकालय से पढ़कर पता कीजिए। आप अपने विद्यालय से पौधे और बीजों की इस प्रकार से यात्राएं हुई, अपने आप अध्यापक से, अपने टीचर से बात करके इस विषय में पुस्तक लीजिए और उसको पढ़िए। अब देखिए, हमने इसमें पाठ में क्या सीखा। हमने क्या सीखा? बीजों का अंकुरण अनुकूल परिस्थितियों में ही होता है, यानी बीज के लिए नमी और अनुकूल गर्मी उसको मिलेगी तभी उसमें से अंकुरण होगा, यानी उसमें से एक नया अंकुर निकलेगा और धीरे धीरे वो पौधे और पेड़ के रूप में बन जाता है। कुछ पौधे बिना बीज के भी उगते हैं, जैसे आलू का उग जाता है, और एक जो पौधा था पत्थर चट्टा का पत्ती से उग गया था। और बीज अलग अलग तरीक़ों से इधर उधर फैलकर प्रकीर्णित होते हैं। मनुष्य उसको ले जाता है, जानवर उसको फैला देते हैं। इस प्रकार से बीज एक स्थान से दूसरे स्थान पे चला जाता है, उसको कहते हैं प्रकीर्णन होना। अब देखिए, अब आपने इतना कुछ समझ लिया तो कुछ बातों को आप उत्तर बताइए। बीजों के अंकुरण हेतु आवश्यक परिस्थितियों के बारे में बताइए।
तो आपने समझ लिया इसको अच्छी तरह से। आप इसका उत्तर बता सकते हो। बीजों के अंकुरण हेतु हमें नमी, ताप व वायु की आवश्यकता होती है। दूसरा, बिना बीज के उगने वाले एक पौधे का नाम व चित्र बनाइए। तो बिना बीज के उगने वाले एक पौधे का नाम है आलू। और देखिए हमने इसमें पाठ में पहले उसका चित्र भी आया था। मैं एक बार फिर से आपका उस चित्र की ओर ले जाता हूँ। तो आप ये चित्र यहाँ पर बना सकते हैं और नाम लिख देंगे आलू। चलिए इसमें फिर अपने आगे वाले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं। प्रकीर्णन किसे कहते हैं? इसका उत्तर होगा बीज तेज हवा, पानी में बहकर, पक्षियों की चोंच से चिपककर, जानवरों के शरीर से चिपककर एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इसी को बीजों का फैलना या प्रकीर्णन कहते हैं। अगला है, मनुष्य बीजों का प्रकीर्णन कैसे करता है? लिखिए। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करते हैं तथा अपने साथ बीज, पौधे, जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। इससे बीजों का प्रकीर्णन हो जाता है और उसके साथ में बीज भी चले जाते हैं। विदेशों से आए 5 पौधों के नाम लिखिए। पाठ में पहले भी इसमें अच्छी तरह से आया हुआ है। तो 5 पौधे हैं। चाय चीन से आई है, कॉफ़ी और भिंडी ये अफ्रीका से, गोभी और मटर यूरोप से। तो चाय, कॉफ़ी, भिंडी, गोभी, मटर ये 5 आपने नाम लिख दिए और क्रमशः चीन, अफ्रीका और यूरोप से ये हमें प्राप्त हुए हैं। हाँ, इस पाठ का एक और भी सार है, अंकुरित बीज खाओ, स्वास्थ्य बनाओ। अंकुरित बीज इतना अधिक ताकतवर होता है, उसमें इतने अधिक पौष्टिकता होती है कि आप भी नित्य इनको खाओगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप बीमार नहीं पड़ोगे। तो निश्चित रूप से आपको पूरा पाठ इसमें समझ में आ गया होगा। और इसमें एक विषय आया था कि एक संसार का मानचित्र बनाकर और उसमें कौन से पौधे कहाँ से आए हैं उसको आपको मानचित्र के रूप में दर्शाना था। तो अभी इसमें पाठ के अंत में इसको हम जोड़ेंगे। चलो अभी इसको हम जोड़ ही देते हैं इसी के साथ में। तो देखिए ये संसार का मानचित्र है और आप इसमें देखेंगे किस प्रकार से कुछ इसमें निशान अपने लगा देते हैं। चलिए देखिए, ये मटर और ये गोभी ये यूरोप से आई और ये भारत में इसमें हमने तीर का निशान दे रखा है। और उसके बाद में देखिए चीन, यहाँ से हमने चाय दे रखी है, ये चाय भारत में आई। और ये देखिए अफ्रीका से कॉफ़ी और भिंडी ये यहाँ पे आई है। तो यहाँ पे आप कॉफ़ी, भिंडी इसमें मानचित्र में भर सकते हैं। और उसके बाद में उत्तरी अमेरिका से गेहूँ और इसके साथ में गाजर घास भी आ गई। गाजर घास एक अनावश्यक पौधा है, काम का नहीं होता वो, ये भारत में आ गया। और इसके बाद में और देखते हैं, ये देखिए ऑस्ट्रेलिया से इसमें ये यूकेलिप्टस का पौधा ऑस्ट्रेलिया से आया, ये ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस का पौधा। और इसके बाद दक्षिण अमेरिका से लेंटाना का पौधा, जो सुंदर फूल वाला पौधा था, तो ये दक्षिण अमेरिका से आया। तो हमने ये दक्षिण अमेरिका और ये अमेरिका और अफ्रीका, यूरोप और ये एशिया से ये चीन और ऑस्ट्रेलिया, ये कहाँ कहाँ से पौधे भारत में आए हैं ये मानचित्र के माध्यम से हमने दिखाया है। तो आप भी ऐसा मानचित्र, एक बाज़ार में खाली मानचित्र मिलता है, आप ऐसा लाके उसमें भरकर इसका आप अभ्यास कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरा पाठ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। फिर भी आपको कोई बात समझ में नहीं आई तो आप निसंकोच कमेंट बॉक्स में अपनी समस्या लिखिए, अपना प्रश्न लिखिए, मैं उसका उत्तर देके आपकी समस्या हल करने का पूरा प्रयास करूँगा।